गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं। जनरली आपकी इस समय जो है स्पेशल क्लास होती है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, बट आज आपकी 2 प्लस की क्लासेस हैं। तो एक क्लास आपकी अभी 7 बजे है और दूसरी क्लास जो है आपकी ये होगी रात को 10 बजे। ये 7 बजे वाली क्लास आपको करीब 9 सवा 9 तक शो हो रही होगी। उसके बाद जो 10 वाली क्लास है आपको करीब 12 बजे तक शो हो रही होगी। लेकिन ये वाली जो क्लास है आपकी थोड़ी छोटी रहेगी, यानी 8 बजे तक चलेगी। एक्चुअली थोड़ा-सा मैं किसी अर्जेंट काम में सुबह से फँसा हुआ हूँ, तो फिर भी मैंने सोचा कि 1 घंटा जो है निकाल लेता हूँ, क्योंकि क्लास रखी है। तो रीशेड्यूल क्लास नहीं करी गई है आपकी, थोड़ी-सी छोटी क्लास होगी आपकी, 1 घंटे की क्लास चलेगी एंड उसके बाद हम 10 बजे मुलाकात करेंगे। ठीक है जी? ये आपको एडवांस में बता दिया गया है, आप अकॉर्डिंगली जो है प्लान कर सकते हैं। जनरली स्पीकिंग कोशिश करा करें कि आप ये जैसे 1 घंटा आपको मिलता है तो इसे वेस्ट ना करा करें। इसमें मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, रीजनिंग के 2 सेट लगा लिए, मतलब खुद को थोड़ा-सा प्रोडक्टिव बनाने की आप कोशिश करें। ठीक है जी? चलो शुरू करते हैं। हिमांशी, पूरी कोशिश रहेगी वो 12 बजे तक ही हो, बाकी उस क्लास में देखते हैं। पूरी कोशिश है 12 बजे तक ही आपकी चलेगी। ठीक है? चलो शुरू करते हैं जी। Because Shweta, in any case, they won't get any interest from the current account, and they'll have to pay interest from CC account. So that is why if they transact more from CC, that is they get less debit balance in CC. That would be beneficial for them because they'll have to pay lesser interest. समझ गए? यानी मैंने आपसे 1000 रुपए आपको दिए हुए हैं, आपके पास मेरे 1000 पड़े हुए हैं और बदले में मैंने आपसे 3000 रुपया लिया हुआ है। इसके ऊपर मुझे 10% देना पड़ता है, यानी रोज के मुझे 300 रुपए देने पड़ते हैं। तो क्या ये समझदारी नहीं है इस 1000 रुपए को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, जिससे कि 2000 रुपए रह जाए और मुझे 300 की जगह आपको 200 ही देने पड़े, बिकॉज अल्टीमेटली ये मुझे कुछ कमा के नहीं दे रहा। ये लॉजिक है। टू ट्रांजैक्ट मोर का मतलब ये था कि टू कीप इट इन एट लेस या लीस्ट मिनिमम वैल्यू। ट्रांजैक्ट मोर का मतलब ये था। ठीक है, चलो चलते हैं जी आगे, कहानी को शुरू करते हैं। कल 2 टर्म्स मैंने आपको समझा दिए थे, पहला था ओडी और दूसरा था सीसी। ठीक है, तीसरा टर्म आपको याद होगा वो था बीडी, दिस इज बिल डिस्काउंटेड। आज की क्लास में क्या-क्या होने वाला है मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बिल डिस्काउंटेड समझाऊँगा, उसके बाद सीधा शिफ्ट कर जाऊँगा आपके एसएससी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक पे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हेडक्वार्टर पढ़ेंगे, बोर्ड पढ़ेंगे, कहाँ पे क्या कैसा है वो सब पढ़ेंगे, क्या काम करता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अलग-अलग जो रेट्स होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये जितने टर्म्स है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब चलते हैं जी बिल डिस्काउंटेड की तरफ। बताओ किताबी ज्ञान के तरीके समझाऊं या सरल भाषा में? सरल भाषा में समझाता हूँ। किताबी ज्ञान किसी काम नहीं आना, क्योंकि पेपर में वो डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। ये सीबीएसई की आप पढ़ाई कर रहे होते 11वीं 12वीं कक्षा की, तो आप किताबी ज्ञान रखते, बट क्योंकि आपसे पूछा जाता है सवाल और आपको टिक करना होता है, तो सरल भाषा वाली चीज जो है लंबे समय तक दिमाग में टिकती है। सिंपल भाषा के रूप में बताता हूँ, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मैंने क्या करा, आप सबका सिलेक्शन हो गया और आप सबको मैंने जो है पार्टी दी। अब पार्टी मैंने दी, एक होटल मान लो हॉलिडे एजेंसी में पार्टी दी। ठीक है, 5 स्टार होटल है, बढ़िया होटल है, मैंने आपको वहां सबको पार्टी दी। अब हुआ क्या कि मान लेते हैं कि मैं आपको अपने साथ लेके गया हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, और ये आप सब है और पार्टी हो रही है, लिटरली हो रही है इस बार तो। ठीक है, और होटल में हो रही है, 5 स्टार में, बढ़िया होटल में। ठीक है, अब मान लेते हैं पार्टी हो रही है। अब फाइनली टाइम आ गया बिल पे करने का। आराम आराम से समझना, तो बिल पे तो मुझे को करना है, क्योंकि मैंने ही आपको बुलाया था। समझने की कोशिश करना। जो बिल आया वो मान लेते हैं आप 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया। इतना तो आएगा यार, जब इतने बच्चे आओगे 5 स्टार में पार्टी करोगे तो इतना तो आएगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का मान लेते हैं बिल आ गया। अब जो ओनर है वो मेरे पास आया कि लाओ भैया पैसे, लाओ भैया पैसे। मैंने कहा कैसे पैसे, जमा कराए थे क्या? वो कह रहा है देखो ऐसी बात मत करो यार, ये बहुत ही गलत बात है आपकी। तो मैंने कहा चलो देता हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे पास पैसा नहीं था, है ना, स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। पार्टी तो कर ली लेकिन पैसा नहीं है। तो हुआ क्या, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैंने, ये मुझे जानता था, बात को बड़े ध्यान से सुनना, सरल भाषा में समझा रहा हूँ, जिंदगी भर याद रहेगा। गुड इवनिंग। मैंने इसे क्या करा, एक पन्ना दिया, उस पन्ने पे लिखा हुआ था, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली आरबीआई, और आरबीआई ने इस पे लिखा हुआ था कि इस कागज की जो वैल्यू है वो है मान लेते हैं 2 लाख रुपए। और आरबीआई ने इस पे लिखा हुआ था, मान लेते हैं आज तारीख मान लेते हैं आज 3 मई है, मेरे जन्मदिन वाले दिन हमने पार्टी करी थी, और इस पे लिखा है कि 2 लाख रुपए मुझसे ले जाना 21 दिन के बाद, यानी मान लेते हैं 24 मई को आप मुझसे 2 लाख रुपए ले लो। यानी इस कागज पे लिखा हुआ था कि मिस्टर राहुल 24 मई को आना, 2 लाख रुपए ले जाना। ठीक है, अब क्योंकि आरबीआई ने लिखा हुआ है तो क्या इस पे सबको विश्वास होगा, इंक्लूडिंग मी, यू एंड द ओनर? मैं समय लूंगा 5 मिनट एक्स्ट्रा समझाने का, बट विश्वास मानिए काम करेगा। ठीक है, अब ये जो कागज है मैंने इसे दे दिया, मैंने कहा आप कागज रख लो मेरी तरफ से। अब अगर इस पे 1.5 लाख रुपया लिखे होते तो क्या ये इंसान इस कागज को लेता? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो कहेगा यार मैं, मेरा क्या फायदा, मैं बिना बात 21 दिन क्यों वेट करूं। बट क्योंकि इस पे 1.5 लाख रुपए से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लिखा हुआ है, 2 लाख रुपया लिखा हुआ है, तो ये कहेगा चलो यार अच्छा है, कोई बात नहीं, 21 दिन वेट करूंगा, 50,000 रुपए फ्री के मिल जाएगा। तो अगर इसकी कैपेसिटी है तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा वेट कर लेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बताएं, यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा आगे चलते हैं जी।
अब हुआ क्या कि ये जो कागज है, अब ओनर के घर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई या ओनर को पैसे की जरूरत पड़ गई और इसे जरूरत पड़ गई 18 तारीख को। अब ये 18 मई को इस कागज को लेके गया अपने बैंक के पास। मान लेते हैं इसका बैंक एचडीएफसी है, एसबीआई है, एसबीआई छोड़ो, बैंक एचडीएफसी मान लिया, आईडीबीआई है, कोई सा भी बैंक मान लिया, ठीक है। अब बैंक वालों ने कहा कि यार 2 लाख रुपए तो नहीं दूंगा, क्योंकि 2 लाख रुपए तो 24 तारीख को मिलेंगे। 1.9 लाख लोगे तो क्या ये चांसेस है ले लेगा, बिकॉज इसके घर में मजबूरी है, इसे जरूरत है पैसों की, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो कहेगा लाओ दे दो। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि इस इंसान को बैंक ने बिल की जो फेस वैल्यू है, यानी जो इसकी शक्ल पे लिखी हुई थी, जो इसके फेस पे लिखी हुई वैल्यू थी, उस पे से एक परसेंटेज डिस्काउंट काट कर जो है पैसा दे दिया है। सोचो जरा, अब यही बिल अगर ऑन ड्यू डेट कैश कराता है, यानी अगर ये 18 मई की जगह 24 मई को जाता, तो इस बिल को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। लिख देता हूं आपके लिए, ऑन ड्यू डेट ये जो बिल होता, दिस बिल वुड हैव बीन बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी मुझे किसने बिल दिया था, मैंने वो बिल आपको दे दिया और ये ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। लेकिन अगर बिफोर ड्यू डेट है, बाय नहीं लिखा, बिफोर लिखा है, बिकॉज बाय में ऑन भी आता है। अगर मैं कहता हूँ बाय 24 मार्च, तो उसमें 24 मार्च भी इंक्लूड होता है, यहाँ बिफोर लिखा गया है, तो इस बिल को हम कहेंगे बिल ऑफ डिस्काउंट, यानी बिल डिस्काउंटेड। समझ पा रहे हैं आप बात को? इसको ही मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। बैंक क्या करते हैं, मार्क तो एग्जांपल के लिए बोला है बस, नीतीश नहीं मान सकते, ऐसे एग्जांपल दे दूं बस, ठीक है। गुड इवनिंग वीना, क्या ये बात आप समझ पाए हैं? सिंपल भाषा में बताता हूँ बड़ा। एक कागज जिसकी कल कीमत 1 लाख रुपया है, उसे आज मुझसे खरीद लो 90,000 रुपए में, थोड़ा सा वेट करो, ड्यू डेट आने दो, 10,000 रुपए का मुनाफा मिलेगा। ये होता है बिल डिस्काउंटिंग। क्या समझ पाए? या बिल ऑफ एक्सचेंज, डिपेंड्स कि आप कब उसे इनकैश कराते हो, ठीक है। पक्का पूरे तरीके समझ आ गया? बस इतना ही है इसमें। किताबी ज्ञान अगर आपको डिक्टेट करूं तो थोड़ा सा बता देता हूं कि किताबों में इसे कैसे लिखा जाता है। बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, making payments of the amount before the due date of the bill after deducting a certain rate of discount. The party gets the fund by deducting after getting deducted a certain amount of money without waiting for the due date. In case any bill is dishonored on the due date, the bank is authorized to take funds from the customer. भैया फालतू बात है, इग्नोर कर दो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, सब मुंह माया है। सिंपल तरीके समझ गए, पेपर में टिक हो जाएगा। चलें जी आगे। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तीनों आपको समझ आ गए होंगे। ओडी और सीसी में मेन फर्क ये था कि सीसी का अलग से खाता खुलता है, मेनली करंट अकाउंट बिजनेस वाले यूज करते हैं, और ओडी जो है ये जनरली सेविंग्स अकाउंट के साथ जो है क्लब होके उसी अकाउंट के अंदर ओडी मिल जाता है। बीडी जो है पूरे तरीके का अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप ड्यू डेट से पहले थोड़ा सा पैसा कटवा कर उस पैसे को इनकैश कर सकते हैं। यानी मान लेते हैं कि मैंने आपको पैसे दिए थे और मैंने एक डील तय करी थी कि आज से 2 साल के बाद मुझे 2 लाख रुपए दे देना इसके, तो 2 साल की जगह मैं आपके पास 1.5 साल में ही चला गया। आपने कहा क्योंकि पहले आए हो तो बिल डिस्काउंटेड होगा और आपको 1 लाख की जगह, जो भी मैंने एग्जांपल अभी दिया था, 1 लाख की जगह आपको थोड़े से कम पैसे मिलेंगे, तो बिल डिस्काउंटेड हो जाएगा। ठीक है जी। यस, ओडी हर जगह काम करता है। ओडी इज अ कॉन्सेप्ट आयुष्मान, जो कहीं पर भी लग सकता है, मतलब ओडी इज अ कॉन्सेप्ट, ऐसा फिक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि मेरा बहुत सारा पैसा रखा है, उसकी बदौलत मुझे थोड़ा सा पैसा मिल सकता है। चले जी आगे। नहीं नहीं, दिस इज अगेन श्वेता, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, आप लोग समझिए बात को, आपने इसे रटिए मत। आप एफडी का एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे रहे हैं, ये रटिए मत आप। एफडी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। एफडी जो है वो आप इनकैश कराने का ऑप्शन रखते हो, बट क्या उस पर लिखा होता है कि अगर 10 दिन पहले आओगे तो 5% कटेगा, 2 साल पहले आओगे तो वो तो एक बैंक ने फीचर दे रखा है कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुम आए हो, तुम्हारा पैसा है, ले जाओ, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा काटेंगे। ठीक है जी। डीडी अभी नहीं पढ़ाया है, डीडी आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा। अगर मैं किसी वजह से भूल जाऊं, वैसे तो मैं नहीं भूलूंगा, तो आप मुझे याद दिला दें। ठीक है जी। क्या यहाँ तक आप सारी बात समझ पाए हैं दोस्तों? ये तो हो गई पुरानी बातें, पुराने पाप। अब मैं चलता हूँ चटपटे टॉपिक की तरफ। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीसी, ओडी, बीडी, इन सबसे बहुत ही कम सवाल आते हैं, बट जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये पूरे एसएससी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जीके के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ जिससे आपको पता हो कहाँ पे फोकस करना है। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंकों का बैंक है। ये सारी बातें आगे चल के लिखवाऊंगा, पहले इसकी हिस्ट्री लिखवाऊंगा, फिर इसके फंक्शन लिखवाऊंगा कि क्या आरबीआई करता है, कैसे करता है, वो सब बात की बातें हैं। यानी जैसे हमारे लिए एक बैंक एचडीएफसी, एसबीआई, आईडीबीआई ये सब है, ऐसे जो बैंक्स हैं उनका बैंक है आरबीआई। यानी जब उन्हें उनके सर पे मुसीबत आती है तो आरबीआई के पास जाते हैं, सरकार के सर पे मुसीबत आती है तो आरबीआई के पास जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है तो आरबीआई कंट्रोल करता है, महंगाई कम हो जाती है तो आरबीआई उसे बढ़ाता है। यानी आरबीआई देश की जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल करता है। अगर आरबीआई फेल हो गया तो देश फेल हो गया। क्लियर भाषा में बता रहा हूँ, जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये सब कुछ आरबीआई बनाता है। ये सारे पॉइंट लिखवाए जाएंगे, अभी बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। शुरू करते हैं जी इसकी हिस्ट्री से। देखिए,
आरबीआई पूरे तरीके गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, जो कि सही तरीका है। अगर किसी प्राइवेट के कंट्रोल में आता तो वो क्या करता, अपने तरीके चीजों को चलाता, जो कि देश के लिए नुकसानदायक होता। आरबीआई सरकार का ही हिस्सा है, बट थोड़ा सा सरकार से अलग है, यानी तो अलग अलग हिस्से हैं, बट सरकार ओवरऑल इस पे कंट्रोल अपना बनाए रखती है। अब आरबीआई शुरू से सरकारी बैंक नहीं था। जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, तो आरबीआई नॉर्मल बैंक्स की तरह कुछ बड़े बड़े जो अमीर लोग थे उनके पैसे से चलता था, यानी उनका पैसा इसके अंदर लगा हुआ था। इससे पहले आरबीआई से पहले देश में कई सारे बैंक्स होते थे। प्रेसिडेंसी बैंक, कोई बॉम्बे का बैंक है, कोई मद्रास का बैंक है, कोई कलकत्ता का बैंक है, कोई अवध में भी एक छोटा सा बैंक खुला हुआ है। बट वो सारे के सारे बैंक कैसे होते थे, कोई बहुत अमीर राजा महाराजा है उसका बैंक है, कोई बहुत बड़ा मान लेते हैं नवाब है कहीं का, उसका एक बैंक है, तो उस तरीके चलते थे। मतलब सेंट्रलाइज्ड बैंक अपने पास नहीं था। फाइनली 1920s का दौर आया, जब आपको पता होगा अलग अलग एक्ट्स आते थे। 1909 का आया, 1919 का आया। उस जमाने की बात है, एक कमीशन बनाई गई स्पेसिफिकली इसी काम के लिए। उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हर शब्द जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ यहाँ से अगले आधा घंटा, हर शब्द इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में जाना चाहिए, नोट्स नहीं बना रहे तो स्लाइड से पढ़ सकते हैं। हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है जी। अम, तब बैंक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बिकॉज ब्रिटिशर्स बहुत ही पहले आ गए थे। तो आप सोचेंगे 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी, उस जमाने में बैंक्स के कॉन्सेप्ट नहीं थे। अनऑफिशियली मनी लेंडर्स वगैरह थे, बट बैंक एज एन नहीं थे। हिल्टन यंग कमीशन जो है, इसी का दूसरा नाम था, ऑल्सो नोन एज, ये नाम बहुत कम लोगों को पता होता है, कई बार ये भी आपको दे देता है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। यानी आपको कहे कि किस कमीशन के तहत आरबीआई को बनाया गया है, और ऑप्शन में हिल्टन यंग कमीशन नहीं हो, तो आप दूसरे वाले नाम को ढूंढ के इस पे टिक करें। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये बनाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बनाई गई, ठीक है। अब इसके एक मेंबर हुआ करते थे, जो आपको पता होना चाहिए, जिनका नाम था सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ये पिछले किसी भी बैच में मैंने आज तक नाम नहीं लिखवाया, बट कोशिश होती है हर बार कुछ नया, हर बार कुछ बढ़िया लिखवाऊं। स्पेशल क्लास में भी कभी डिस्कस नहीं करा होगा ये नाम, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कुछ बेहतर से बेहतर आपको सिखा सकूं। ये वो पहली पर्सनालिटी थी जिसने कहा था कि देश में होना चाहिए एक सेंट्रल बैंक, गेव द आइडिया ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो देश का बैंक हो, ठीक है। ये देश का बैंक होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट एक मेंबर थे हिल्टन यंग कमीशन के, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सेंट्रल बैंक। बट व्हेनेवर आई से देश का बैंक या फिर सेंट्रल बैंक, क्या इसका कहीं से भी ये मतलब है कि वो सरकारी होना चाहिए? उस समय तो सरकार ही नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कुछ भी कर रही थी। तो बाय नो मींस इट वाज इंटेंडेड दैट दिस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये सरकारी होना चाहिए। यानी आरबीआई जब शुरू में बना था, तो ये भी बाकी बैंक्स की तरह एक प्राइवेट बैंक था। बड़े बड़े जो अमीर अमीर लोग थे उनका पैसा इसमें लगा हुआ था, और उसी हिसाब से उन तक कट पहुंचता था, ठीक है। यानी ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी ने कॉन्सेप्ट दिया, और हिल्टन यंग कमीशन ने फाइनली आरबीआई को बनाने की कोशिश करी। फाइनली इन्होंने क्या करा, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। रीजन समझ गए कि मेंबर कुछ कहेगा तो कमीशन कहेगी। वो तो एक्स्ट्रा डिटेलिंग हो गई कि कमीशन में किसने कहा, बट ओवरऑल तो एचवाईसी का ही नाम होगा। फाइनली एक एक्ट आया 1934 में दोस्तों। इस 1934 के एक्ट को कहा गया आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत आरबीआई बना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। इसके तहत आरबीआई बना, और ध्यान रखेंगे आरबीआई commenced its operations on 1st April 1935। पूरा पता होना चाहिए जी। कभी एक बार ऑप्शन में 1 जनवरी दे देगा, 1 जुलाई, 1 अप्रैल ऐसे करके दे देगा, तो 1 अप्रैल 1935 से शुरू करा गया, ठीक है जी। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कि एक एक्ट के तहत बनती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जो बॉडी एक एक्ट के तहत बनती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो कल को पूछे आरबीआई कैसी बॉडी है या इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी है, तो ध्यान रखेंगे आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यहां तक आप बात को समझ पाए? आगे चला जाए दोस्तों। अब आरबीआई का जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स था, जिसे आप ऑफिस कहते थे, सेंट्रल ऑफिस कहते थे, वो था कलकत्ता में। यानी ओरिजिनल ऑफिस या हेडक्वार्टर्स ये था कैलकाटा में। कोलकाता तो हम इसे अब कहते हैं, उस समय कैलकाटा कहा जाता था। और 1937 में इसे शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। एचक्यू यानी हेडक्वार्टर शिफ्टेड
नहीं, अगर आप आरबीआई का कोई पुराना नाम नहीं था, अगर आपने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सुना है तो एसबीआई का पुराना नाम है। एच क्यू यानी हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू मुंबई। ठीक है, समझ गए जी। शुरुआत में प्राइवेट था, फाइनली 1 जनवरी 1949 आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड। वहां पर 1 अप्रैल था, यहाँ पर 1 जनवरी। अभी के लिए सब कुछ इजी लग रहा है बिकॉज नया नया है, बट पेपर में जब जनवरी अप्रैल दिखते हैं ना तो अच्छा अच्छा कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब वो बना है तो 1 अप्रैल को बना है, और जब वो नेशनलाइज हुआ है यानी जब वो सरकार के कंट्रोल में आ गया है तो वो जो है 1 जनवरी को हुआ। ध्यान रखिए। एक रिकैप देता हूं जो ईयर्स पता होने चाहिए। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड करा, 1935 में ये बना, उस 1934 में एक्ट पास हुआ, 1935 में बना, 1937 में हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ, और 1949 में ये नेशनलाइज हो गया। ठीक है, यहां तक आप समझ पाए। चले आगे दोस्तों, यहां तक का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, अगर मैं गवर्नेंस की बात करता हूं तो करंट गवर्नर कौन है, कोई बता सकता है? जी हाँ, मैक्सिमम ब्रिटिशर्स ही थे मानसी, शक्तिकांत दास जी। और पहले गवर्नर कौन थे, कोई बता सकता है आप में से? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर? सीडी देशमुख साहब। आप सभी का आंसर गलत है। देखिए, अगर मैं लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ आरबीआई की बात करता हूं, जी हाँ बिल्कुल सही। तो पहले जो गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। दूसरे जो गवर्नर थे वो थे सर जेम्स ब्रेड टेलर, जेबी टेलर। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे नंबर के जो गवर्नर थे वो थे सर सीडी देशमुख। बट क्योंकि सर सीडी देशमुख इंडियन थे तो इसका मतलब ये है कि यही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। दोनों अलग अलग सवाल है, दोनों के अलग अलग आंसर है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है। देखिए, जो नेशनलाइजेशन है वो हुआ ही बाद में है दिव्यांश, तो एक ही आंसर बनेगा, बोले इसका अलग अलग नहीं बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं साक्षी। अब बाकी नाम अपने लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पर मैं ऐसे डैश बना देता हूँ, बहुत सारे नाम आएंगे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मुद्दे की बातें लिखवाता हूँ। देखिए, जो फिलहाल गवर्नर है वो है श्री शक्तिकांत दास जी। अभी आप इसे नोट मत करना क्योंकि मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, यानी शक्तिकांत दास जी के ऊपर एक दो नाम लिखूंगा। तो अभी आप तीसरे पॉइंट तक नोट करना, इसके नीचे का भी नोट मत करना। श्री शक्तिकांत दास जी, ये जो है बने थे 12 दिसंबर 2018 में। ऑनवर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है। 12 दिसंबर 2018 से आज तक जो है ये गवर्नर है। इनसे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर थे डॉक्टर उर्जित पटेल या श्री उर्जित पटेल, जैसा भी आप कहना चाहो, डॉक्टर उर्जित पटेल। इनसे ऊपर थे डॉक्टर रघुराम राजा। इनसे ऊपर की खास वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी लिख देता हूँ, डॉक्टर डी सुब्बा राव। मतलब ये मेरे हिसाब से मैक्स है, तो मैक्स से भी हल्का सा आगे चले जाता हूँ, बस विश्वास मानो, इससे आगे नहीं जाऊंगा, घबराओ मत। वाई वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी साहब। अब जो वाई वी रेड्डी साहब है ये थे 2003 से 2008 तक। ठीक है जी, 2003 से 2008 तक थे। लिख देता हूँ ये डेटा आपके लिए, सितंबर 6 2003 से, थोड़ा डेटा ज्यादा हो गया इस पेज पे, 5 सितंबर 2008। 5 सितंबर को वो हटे होंगे, तो उसके बाद जो है बने होंगे डी सुब्बा राव जी। ये बने होंगे जी 6 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2011, फिर 5 से फिर शुरू होके फाइनली 4 सितंबर 2013 में ये रिटायर हुए थे। उसके बाद 4 सितंबर को ही, वहां 3 भी लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक रघुराम राजन जी थे। उसके बाद 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक जो है वो उर्जित पटेल जी थे। ठीक है जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया प्रीतेश। ये कुछ नंबर मैंने आपको लिखवाए, फटाफट नोट करें इसे। नहीं नहीं, उनसे पहले के नहीं लिखूंगा तनु, अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आप आरबीआई की साइट से निकाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स उर्जित पटेल तक जा सकते हैं, उर्जित पटेल जी तक, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से 2 4 और लिख दिए हैं। नंबरिंग भी कर दूं, ये है 25th एंड करंट, ये है 24th, तो 23rd, 22nd और 21st। जी हाँ, आप ऐसे ही नोट करें, बीच में डैश बना के आप आराम से इस पेज को नोट कर सकते हैं। नहीं, यस शाश्वत, इट इज नॉट फिक्स्ड, जनरली 5 years, बट अगेन डिपेंड करता है सरकार के ऊपर।
अब आप नोटिस करेंगे जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो हुआ था 8 नवंबर 2016 में, शायद आपको याद होगा। तो वो हुआ था रघुराम राजन जी के सीट से हटने के ठीक 2 महीने के बाद, अक्टूबर नवंबर। उस समय उर्जित पटेल जी जो हैं वो गवर्नर थे, ये ध्यान रखेंगे। डीमोनेटाइजेशन के समय जो गवर्नर ऑफ आरबीआई थे वो थे डॉक्टर उर्जित पटेल जी, ध्यान रखेंगे इस बात। जी हाँ, टेन्योर बढ़ा दिया गया है अभी कुछ समय पहले उनको। हाँ, वैसे भी देखिए दोनों चीजें चलती हैं शुभराज, आप कहीं पे 3 भी कर सकते हैं, जैसे कई बच्चों को यहाँ पर होगा तो आप यहाँ पे आप 3 कर सकते हैं, यहाँ पर आप दोनों जगह 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। यस कृतेश, चलें आगे दोस्तों। चलो फटाफट नोट करें कृपया। चलें जी आगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मयंक, ठीक है। चले दोस्तों आगे, टेन्योर जो है लिख देता हूं आपके लिए, नॉट फिक्स्ड, जनरली 5 ईयर्स, ठीक है। कुछ भी फिक्स नहीं है, जनरली 5 साल दिए जाते हैं, बट कहीं पर ऐसा लिखा नहीं गया कि 5 साल ही मिलेंगे अगर चुन लिए गए तो। और इसके अलावा गवर्नर एट द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, या एट द टाइम लिखा है, एट द रेट जो भी कहना चाहें इसे, डीमोनेटाइजेशन, डॉक्टर उर्जित पटेल। सर एक क्वेश्चन है, प्लीज लास्ट में समझा दीजिए कि कई दिन होगा मेरा एग्जाम भी है। मैं देखिए वैसे कोशिश दिशु हमेशा करता हूँ डाउट्स लेते रहूँ आप लोगों के, आज भी कोशिश करूंगा। आज की ये वाली क्लास थोड़ी छोटी है तो मे भी पॉसिबल डाउट्स में आपके ना लूँ, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन टाइप बंद ही कर देना चाहिए, कोशिश करूंगा ले लूँ, अगर नहीं ले पाए तो आने वाले सेशन, ठीक है जी। डीमोनेटाइजेशन क्या है जी? डीमोनेटाइजेशन है नोटबंदी, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। आपको शायद याद होगा रात 8 बजे कहा गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि जो है आज रात 12 बजे से जो 500 के और 1000 के नोट हैं ये जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और बस वही है, उस समय शायद मैं कहीं खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में, तो मुझे लगा, मतलब मैंने खुद ने नहीं देखा था वो, मुझे लगा था कि मतलब घर से मेरे फोन आया था, दिल्ली में ही था मैंने कहा यार ऐसे ही फर्जी होगा ये सब, क्या है ऐसा थोड़ी होता है यार, तो लगा नहीं जी ऐसा तो होता है। खैर आगे चलते हैं, चले जी आगे। अब बात करते हैं, ये तो देखिए आरबीआई की बात हो गई, ठीक है, आराम से समझते हैं, ये तो आरबीआई की बात हो गई। अब आपसे बात करते हैं थोड़ी सी, नहीं उस समय बैंक में नहीं था मैं, अब बात करते हैं आपसे लोकल बोर्ड्स की। देखिए आरबीआई तो कंसंट्रेटेड है मुंबई में आज के जमाने में, ठीक है जी, सब बताऊंगा बेटा, चिंता काहे करते हो, शांतनु, सही जगह आए हो। मैं 5 मिनट में आरबीआई नहीं खत्म करता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है जी, मतलब मैं उड़ाता नहीं हूँ कंटेंट, चिंता मत करो, ठीक है। अब बात करते हैं लोकल बोर्ड्स की, लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई। लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई, सबसे पहले कितने लोकल बोर्ड्स हैं? 4, विद 5 मेंबर्स ईच, समझ गए। हर लोकल बोर्ड में 5 मेंबर होंगे, जिनका जो टर्म होगा वो 5 साल होगा, ठीक है। कभी भी आप पढ़ाई करें तो आरबीआई की ऑफिशियल साइट से ही पढ़ाई करें, बहुत ही बढ़िया तरीके डिजाइन करी गई है, मतलब सभी सरकारी साइट्स में सबसे प्यारी साइट आरबीआई की है, बहुत ही अपडेटेड है, मतलब कुछ हद तक जो है उसमें चीजें 5-10% अपडेट नहीं करी है, बट लार्जली बहुत अच्छी साइट है, उससे ही पढ़ें आप लोग, कभी भी आगे फ्यूचर में पढ़े तो आरबीआई की ऑफिशियल साइट से ही पढ़े। अब 4 लोकल बोर्ड्स कहाँ पर हैं जी? ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। सवाल कैसा पूछा जाएगा? टेन्योर बताओ आरबीआई के लोकल बोर्ड के मेंबर्स का, कहाँ पर नहीं है, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता क्यों बनाया गया है? जिससे कि उस इलाके में भी आरबीआई की प्रेजेंस हो, कोई ऐसा काम है जो छोटे लेवल का है तो वहीं से उसे सॉल्व कर दिया जाए। जैसे कि हेड ऑफिस होता है, जोनल ऑफिस होता है, तो लोकल बोर्ड्स को आप जोनल ऑफिस मान सकते हैं। चलिए जी आगे, नोट आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें क्योंकि डेटा मैं चाह रहा हूँ फटाफट से आपको नोट करा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है वो अलग है दिशु, मुंबई में 2 ऑफिस होंगे, हेडक्वार्टर अलग होगा, जोनल ऑफिस अलग होगा, कह सकते हैं मैं। अब बात करते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑफ आरबीआई। अब एक जमाना था जब पूछता था कितने हैं, कितने आदमी थे, तो आप बता देते हो सरदार 21। अब गंदा खेल सकता है और कहता है जी
कि बता दो कितने ऑफिशियल आदमी थे, बस फंस गए, खेल खत्म, दुकान पैक, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, ये हो जाएगा। तो अपनी तरफ से कंटेंट को अपडेट करते रहना चाहिए आप लोग को। आपको अगर 10 चीजें आती है तो 11वीं के बारे में पढ़ाई करा करें। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन आता है। एक तो आते हैं गवर्नर। गवर्नर आप जानते हैं एक ही होते हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं एक। इसी तरीके आरबीआई के पास होते हैं 4 डिप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। अगर आप आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे जाके पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। दैट मींस कि इट कैन बी लेस देन 4, यानी 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है आरबीआई शुड हैव अ गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। तो हम फिर भी ऑफिशियली 4 मान के चलते हैं। ये जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई की बात हो रही है। लोकल बोर्ड खत्म हो गए, यानी जो मुंबई में मेन ऑफिस है आरबीआई का, उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कौन कौन है। एक तो गवर्नर ऑफ आरबीआई, एक डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, 4। इसी तरीके 4 लोकल बोर्ड से थे, तो 4 लोकल बोर्ड के मेंबर हो गए, एक दिल्ली से, एक मुंबई से, एक आपका चेन्नई से, कोलकाता से। लोकल बोर्ड मेंबर्स जनरली ये चेयरमैन होता है, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, फिर भी आप चेयरमैन मान सकते हैं, ठीक है जी। 2 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और 10 मेंबर ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट करे जाते हैं सरकार के द्वारा। जनरली एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। तो टोटल गिनती जो आपकी आती है, अगर मेरी मैथ्स ठीक है तो 21 आती है। लेकिन ये 21 के 20 भी हो सकते हैं, 19, 18 कुछ भी हो सकते हैं, बिकॉज ये नंबर फिक्स नहीं है। हो सकता है 3 ही हो, तो ये मैक्सिमम 21 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 21 डायरेक्टर्स हो सकते हैं आरबीआई के, जिसके अंदर ये तीनों जो हैं कैटेगरी, ये हैं आपके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, और जो ऊपर वाले हैं दोनों ये हैं आपके ऑफिशियल डायरेक्टर्स। तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स की कोई गिनती पूछता है तो वो होगी 5, 1+4। कोई नॉन ऑफिशियल की आपसे पूछता है तो उसकी गिनती होगी 16। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। टोटल मेंबर्स पूछता है तो आप आंसर देंगे 21। अब आप नोटिस करेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली प्ले करा है कि आरबीआई में आरबीआई की पावर गवर्नमेंट से कम है। नोटिस करो, यानी अगर आरबीआई अपनी पूरी मशक्कत करके जान भी लगा दे अपने फैसले में तो 9 मेंबर बने, और गवर्नमेंट ने अपने 12 बिठा रखे हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? ये पूरे तरीके से सही है। क्यों? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट को चुनते हैं तो उन्हें इसलिए चुना जाता है, आप अपने नेता इसलिए चुनते हैं जिससे देश चल सके। हर चीज में अगर डिस्क्रिपेंसी होगी, एक दूसरे की बात काटी जाएंगी, तो उस केस में देश स्मूथली नहीं चल पाएगा। तो जब आप गवर्नमेंट को चुनते हैं तो उन्हें पूरा अधिकार है अपना फैसला जो है रखने का, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आज महंगाई आ रही है तो आप आरबीआई को नहीं पकड़ रहे, आप गवर्नर को कुछ नहीं कह रहे, आप इस समय किसे कह रहे, जिन्हें आपने वोट डाला था। तो फिर उन्हें अधिकार भी होना चाहिए फैसले देने का। ठीक है जी, जी हाँ, गवर्नमेंट का हमेशा फाइनल जो है हैंड होना चाहिए, सबसे ऊपर वाला हैंड होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक आप बात समझ पाए। आरबीआई के बारे में आप नोटिस करेंगे तो मैंने काफी कुछ पढ़ा है। सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाई है, उसके बाद हेडक्वार्टर पढ़ाए हैं दोनों, उसके बाद लिस्ट ऑफ गवर्नर्स पढ़ाए हैं, टेन्योर पढ़ाया है, लोकल बोर्ड्स पढ़ाए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ाए हैं। आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया दिशु। बिल्कुल सुमंता, मुझे याद है। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नहीं, एसएसबी के लिए तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बस अपनी तैयारी करें, आपने मेन काम तो कर लिया है, आप बस तैयारी में लग जाएं। मतलब क्या घबराना क्या है, थोड़ा सा मदद ले, यूट्यूब की जरूरत है मेरे हिसाब से, और बाकी बिंदास तैयारी में लगे। ऑल दी बेस्ट, कोई घबराने की बात नहीं, डोंट वरी, ओके, ऑल दी बेस्ट। अब बात करते हैं जी, इंपीरियल बैंक बेटा इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इंपीरियल बैंक आरबीआई नहीं है, इट इज एसबीआई। तो अभी हम आरबीआई पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आरबीआई अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नहीं, ऑफिशियल होते हैं मनोज, मोनोस, मोनोसिज। अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस करूं तो प्लीज मुझे बताना कैसे बोलना है आपका नाम। चलो, अब बात करते हैं सब्सिडरीज की ऑफ आरबीआई। व्हाट इज दिस सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, समझाता हूं। कुछ ऐसा फिक्स नहीं है क्योंकि वो सब अलग अलग है। जैसे कोई नॉमिनेट हुआ है तो नॉमिनेट तो 2 दिन के लिए भी हो सकता है। कोई गवर्नर है, गवर्नर का खुद का फिक्स नहीं है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। जहां पर फिक्स्ड है वो सब मैं आपको पढ़ाते चलूँ, ठीक है। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, ठीक है। मुझे क्वेश्चन भेजना, उस पर थोड़ा सा मैं वो क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज भेजना, आप मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा कि एग्जैक्ट क्या है सवाल का मतलब, ठीक है। आप मुझे जरूर भेजना रात वाली क्लास में। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट इज दिस सब्सिडरी? क्या है ये सब्सिडरी? सब्सिडरी होती है एक बड़ी कंपनी का छोटा सा हिस्सा। यानी एग्जांपल के तौर पे आप सब भाई बहन जो हैं अपने माता पिता की सब्सिडरी हैं, यानी उनका 100% या मेजोरिटी कंट्रोल है आपके ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे टीसीएस इज अ सब्सिडरी ऑफ
टाटा ग्रुप, यानी टाटा ग्रुप एक कंपनी है जिसकी छोटी छोटी कंपनीज हैं कई सारी, जो कि जिसका नाम जैसे टीसीएस हो सकता है या टाटा मोटर्स हो सकता है, इस तरीके वो सब्सिडरीज मानी जाएंगी। इसी तरीके व्हाट्सएप एक सब्सिडरी मानी जा सकती है फेसबुक की, क्योंकि व्हाट्सएप को पूरे तरीके जो मेजोरिटी शेयर है वो जो है किसका है जी, फेसबुक का है या मेटा का है आज के जमाने में, ठीक है। सब्सिडरी शब्द का मतलब आपको मैंने बता दिया है, जिस कंपनी अगर एक बड़ी कंपनी का एक छोटी कंपनी में 50% से ज्यादा कंट्रोल होता है तो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी की सब्सिडरी मानी जाती है। आगे चलते हैं। अब आरबीआई की जो सब्सिडरीज है ना, उनका 100% कंट्रोल है, यानी सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई वो हैं जो कि 100% कंट्रोल बाय आरबीआई। ये अच्छी बात है, बिकॉज सरकारी एजेंसी है तो पूरे तरीके सरकार के कंट्रोल में यानी आरबीआई के कंट्रोल में होनी चाहिए। 100% कंट्रोल है। कौन कौन है जी? सबसे पहले डीआईसीजीसी, पेपर का सवाल है, फुल फॉर्म लिखते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगर ये बैंकिंग कैटेगरी होती तो बहुत डिटेल में पढ़ाता, बट एसएससी कैटेगरी है तो वो पढ़ाऊंगा जो एसएससी पूछ सकता है। हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो है मुंबई में, और एस्टैब्लिश कब हुई है दोस्तों? 15 जुलाई 1978 को, ध्यान रखेंगे। और एक्ट जिस एक्ट के तहत ये बनी है वो है डीआईसीजीसी एक्ट 1960। ठीक है, ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, और चौथी चीज ये पता होनी चाहिए कि है क्या ये, मतलब क्या करता है, कौन है, क्या चीज है, ये समझाता हूँ। आप अपने मान लेते हैं बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है, और बैंक में चोरी हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो क्या बैंक ये कहेगा अरे वो तो चोर ले गए पैसा, मुझे क्या पता? आप बैंक गए, आपने पैसा जमा कराया, को गया ये क्या फालतू बात कर रहे हो तुम, मजाक है क्या, कौन से जमाने में? तो आप तो ये कहोगे ना कि भैया मुझे मेरा पैसा दो अभी के अभी, है ना। तो बैंक इज लायबल टू पे योर मनी बिकॉज इट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कैश और व्हाटएवर। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बैंक दिवालिया हो गया, जैसा कुछ केसेस भी आपने भी सुने होंगे, पहले येस बैंक का एक किस्सा आया था, तो कई सारे बैंक बीच बीच में ऐसे जो है दिवालिया हो जाते हैं। दिवालिया ऐसे पूरे तरीके बंद हो गया, अपना कंट्री इतना बुरा नहीं है कोई बैंक पूरे तरीके बंद हो जाए, किसी ना किसी तरीके उसमें आरबीआई जो है कैपिटल को इन्फ्यूज करके यानी पैसा डाल के उस बैंक को रीरन कर देता है, जो कि एक अच्छी बात है। बट हाइपोथेटिकली मान लेते हैं वो दिवालिया हो गया, तो फिर भी क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट फिक्स होता है, कभी वो लाख होता है, 5 लाख 10 लाख, ये बदलता रहता है हर समय। तो वो चेक करना हो तो आप कर सकते हो आजकल क्या चल रहा है, बिकॉज बैंकिंग कैटेगरी नहीं है तो मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डीआईसीजीसी क्या करता है, आपके उस पैसे का इंश्योरेंस करता है, यानी एक तरीके से वो इंश्योरेंस फैसिलिटी है आपके पास अभी भी, कि अगर आपका मान लेते हैं बैंक डूब भी गया, अच्छा इस समय 5 लाख है, ठीक है, पहले 1 लाख हुआ करता था, तो आपको 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। समझ गए? ये नंबर जो है मैं कॉमेंट्स में देख के बोल रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लेना क्या नंबर है आज का। समझ गए जी डीआईसीजीसी कैसे काम करता है? अब आपके 1 करोड़ है तो भी 5 ही मिलेंगे, आपके 2 लाख है तो 2 लाख मिलेंगे, यानी मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख है। ठीक है, लेकिन जनरली स्पीकिंग ऐसा कभी नहीं होता कि आपका पैसा पूरे तरीके डूब जाए, कुछ समय के लिए वो लॉक कर सकता है बैंक, बट ऐसा कभी पूरे तरीके नहीं नहीं डूबेगा। थ्योरेटिकली एक लिमिट के बाद वाला पैसा आपको नहीं मिलेगा, बट प्रैक्टिकली हमको नथिंग टू वरी है, अपना देश बहुत बढ़िया देश है, इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, तो ऐसा कभी भी नौबत नहीं आने वाली। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस तो अपने को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि सरकारी है श्वेता, आई होप एक लाइन में आप समझ गए होंगे, कई चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे चलती हैं। आगे चलते हैं जी, अब आते हैं जी दूसरे नंबर पे, ये है बीआरबीएन एमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आराम आराम से सोच, बीआरबीएन एमपीएल, यानी मैं फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट फॉर्म से, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये सुना होगा पेपर का सवाल कि कहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है, ये है वो है, वो सब सवाल यही है। यानी नोट छपते हैं, मैं बचपन में सोचता था कि यार बैंक नोट एक्स्ट्रा क्यों नहीं छाप देता, फिर मैं सोचता था कि ऐसा होता होगा उस मशीन की चाबी जो है किसी बड़ी एजेंसी के पास होती होगी, जैसे कोई वर्ल्ड बैंक टाइप के पास, जब तक वो चाबी नहीं मिलती होगी तब तक नोट नहीं छाप सकते होंगे। ये बचपन में तो यार ऐसे ही सोचा जाता है कि हे भगवान बहुत सारा पैसा दे दो, कोई छत पे रख के चले जाओ, 1 करोड़ 2 करोड़ कोई रख के चले जाओ। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने सोचा मैं कहा गलत है, सोचो कि पड़ोस में एक आंटी के घर वो पैसा रख देता तो मुझे कितना बुरा लगता है। और बड़ा हुआ तो पता लगा इनकम टैक्स वाले लोग भी होते, तो फिर ये सोचा कि नहीं ये तो गलत हो जाएगा, कि ये ना हो भगवान पैसे भेज दें और अगले दिन इनकम टैक्स वाले भेज दें, मतलब खुद से ही सवाल खुद से ही जवाब चले जा रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो है ये नोटों को छापती है, सच में, मतलब इट लिटरली प्रिंट द नोट, यही मनी प्लांट है देश का, सच में। इस प्लांट में यानी इस एजेंसी फैक्ट्री दुकान में ही मनी प्रिंट होती है, दिस इज द रियल मनी प्लांट ऑफ इंडिया। समझाता हूँ क्या कहानी है। अपने देश में 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, मैसूर में है एक, तो एक सालबोनी में है, एक नासिक में है, और एक देवास में है। देवास और नासिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, मैसूर वाली जो है वो सदर्न इंडिया के लिए है,
सालबोनी जो है ये ईस्टर्न इंडिया के लिए है, देवास जो है वो वेस्टर्न इंडिया के लिए है, और नासिक जो है ये सेंट्रल इंडिया के लिए। 1961, आराम आराम से समझते हैं। 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं अपने देश में जो नोटों को छापती है, जिसमें से पहली जो दोनों प्रिंटिंग प्रेसेस हैं ये आरबीआई के कंट्रोल में आती है, और आखिरी की जो दोनों प्रिंटिंग प्रेसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती है। यहाँ पर दोनों का मतलब अलग अलग है, वो आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में है, और जो नीचे वाली दोनों हैं ये कंट्रोल में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, ये शुरू से ही जो बना हुआ है वो बना हुआ है बस। ठीक है, अब इसे याद कैसे करा जाए? इसे याद करा जा सकता है एम एस धोनी से। एम एस धोनी, इसे आप इस तरीके थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि एम एस अलग है यानी मैसूर सालबोनी अलग है, और धोनी यानी डीएन जो है ये आपका अलग है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है। ठीक है, फटाफट नोट करें। चलें जी आगे। अच्छा, स्टेट्स पे लिखूं क्या? चलो स्टेट्स पे लिख देता हूँ। मैसूर कर्नाटक में है, सालबोनी जो है ये वेस्ट बंगाल में है, देवास जो है ये एमपी में है, और नासिक जो है ये महाराष्ट्र में है। नहीं नहीं, नथिंग मैं नथिंग, क्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, नथिंग एट ऑल, यू कैन नॉट फील द डिफरेंस। सब चीजें सेम है ना, रॉ मटेरियल सेम, मशीन सेम, मतलब इनपुट सेम तो आउटपुट सेम, इनपुट एंड प्रोसेसिंग सेम रखोगे तो आउटपुट सेम आएगा। तन्नू का एक मैसेज आया है जो शायद मेरे लिए है, मैं उसे पढ़ के सबको सुना देता हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे मैसेज में। मतलब तन्नू का मैसेज है, क्वेश्चन तो फिर भी याद हो जाता है, ट्रिक को कोई बताओ कैसे याद करे। बेटा क्वेश्चन क्यों याद कर रहे हो? क्वेश्चन तो एसएससी देता है तुम्हें, आंसर को याद करो ना। ठीक है, बी आर बी एन एम पी एल आप समझ चुके हैं जी हाँ, ये एम पी है तो सेंटर जो है आपका नहीं नहीं सही लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ जो जैसा लिखा हुआ। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं जी। हाँ हाँ, रुको 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 रुको, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, अभी सही कह रहे हो आप, माफी चाहेंगे, ह्यूमन एरर है। देवास वाला जो है भाई बहुत बढ़िया, सही पॉइंट आउट आपने करा है, ये होगा आपका सेंट्रल में क्योंकि एमपी है, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ये होगा आपका नासिक है तो वेस्टर्न है। प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सही करा आपने, पॉइंट आउट करा। चलें आगे। तन्नू जो है इस समय फुल फॉर्म में है। चलो मन हल्का कर लो तुम, कम से कम तुम्हें 8 बजे के बाद पढ़ने का मौका तो मिलेगा, तब बहाना तो नहीं रहेगा कि अभी फ्रस्ट्रेशन बची है अंदर। लिख लो 2-4, मैं तो सबको कहता हूँ खूब लिखो, यहाँ पे अपना मन हल्का करके जाया करो, उसके बाद कम से कम अच्छे से पढ़ तो लोगे। चलें जी आगे। मैंने देखी नहीं मूवी, मैं सच में नहीं, ये जो सीरीज है मैंने देखी नहीं, कई बार सोचा है देखूं पर टाइम नहीं मिला, मौका देखता हूँ, टाइम निकालता हूँ। एक बार एक बच्चा ऐसे ही मुझसे स्पेशल क्लास में पूछ रहा था कि पता नहीं कोई मूवी उसने लिखी, तो मैंने कहा मैंने देखी नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला। तो उस बच्चे ने पता थोड़ी देर बाद क्या कमेंट करा, सर मिर्जापुर तो आप पूरी देख के बैठे हो और आप कह रहे हो आपको टाइम नहीं मिला। मतलब बच्चे इतने शैतान हैं, लगता याद रहते हैं हमेशा। चलो, जैसे कि ये नोट छापने की मशीनें लगी हुई हैं, क्या इसी तरीके सिक्के बनाने की भी मशीनें होंगी? इन्हें बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेसेस, बिकॉज दे प्रिंट द करेंसी, दीज आर प्रिंटिंग प्रेसेस, कीप दिस इन माइंड, ये है प्रिंटिंग प्रेसेस। उन्हें बोलते हैं हम मिंटिंग प्रेसेस। ठीक है जी, ये है प्रिंटिंग प्रेसेस, अब ये है मिंटिंग प्रेसेस। मिंट करना मतलब कॉइन को बनाना, ठीक है जी, मिंटिंग प्रेसेस। कितनी है जी देश में? 4 है। कहाँ कहाँ पे है? एक तो है आपकी मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, और नोएडा में। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले आप मुंबई लिख लो। मिंट मिंट कॉइन्स को मिंट करा जाता है, देखिए कॉइन के ऊपर प्रिंट नहीं होता दिशु, उसे पिघला के उसे स्टैंप से उस शेप का बनाया जाता है, तो उसे उस प्रोसेस को मिंटिंग बोलते हैं। कोलकाता, हैदराबाद, इस सीक्वेंस में भी आप नोट कर सकते हो इसे। इसे आप मक्खन से याद कर सकते हो, MKHN। आप चाहो तो मक्खन सिंह, मक्खन, मक्खन लाल, जो भी आप कहना चाहें उस तरीके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जिसे ये ट्रिक्स नहीं याद होती हैं वो सिंपल तरीके पढ़ सकते हैं, मैसूर, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। ठीक है, आगे चलते हैं। चले दोस्तों आगे। सोचो ये मैं 50 साल का होता तो कितना ज्यादा बुरा मान जाता नहीं मैं तुम लोग के कमेंट पढ़ के, है ना, गजब ही बहस हो जाती क्लास में, मजा ही आ जाता बाकी बच्चों को तो। खैर आगे चलते हैं दोस्तों, मैंने अभी तक आपको 2 सब्सिडरीज पढ़ा दी, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे है रिबिट, रैबिट नहीं, रिबिट।
इसी ऐसे ही लिखा है जैसे लिखा जाता है, जिससे पहचान पाओ चीजों को। दिस इज रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पीवीटी एलटीडी को नहीं काउंट करते फुल फॉर्म में, रिबिट ही इसे लिखा जाता है। ठीक है, नहीं, ये आपने सही सवाल पूछा। ये जो है मैं एक को हटा देता हूँ, इसे हटाता हूँ, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चारों के चारों मिंटिंग प्रेसेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, आप इसे रिबिट बोलते हैं वैसे। ये बनी है 2016 में, हाल फिलहाल में ही बनी है। और हेडक्वार्टर जो इसका है मुंबई में, नवी मुंबई में है। मुंबई अपने लिए काफी है, महाराष्ट्र। ये क्या करती है, देखिए आरबीआई को बहुत ही अपडेटेड रहना होगा, तो वरना बहुत सारे फ्रॉड हो जाएंगे देश में, बिकॉज आरबीआई पूरे देश का पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली संभाल के बैठा है। तो साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट जो चीजें एसोसिएटेड हैं वो यहाँ पर डील करी जाती है। यानी साइबर सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो अपडेट है आरबीआई की तरफ से आरबीआई के लिए, वो सब जो है रिबिट के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। समझ गए जी बात को आप? यानी ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है। साइबर सिक्योरिटी, एक वर्ड लिख देता हूँ बस, ध्यान रहेगा। चलें आगे जी, यहाँ तक आप बात समझ गए हैं तो मैं आगे चलूं। ये हैं 3 सब्सिडरीज, अब पढ़ाता हूँ चौथी सब्सिडरी। IFTS, इफ्तास जो भी आप बोलना चाहें, ये बनी है 2015 में, फरवरी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, साइबर सिक्योरिटी और आईटी से एसोसिएटेड जो है अपडेट्स देती है आरबीआई को। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड। अरे भैया तुम कहाँ हो, कहाँ पे कंफ्यूजन है बेटा? जहां जहां पे ईयर है मैं लिखता चल रहा हूँ, चिंता मत करो, ऐसे घबराओ मत। ठीक है, शांत दिमाग से पढ़ो। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये आरबीआई की सब्सिडरी है, ध्यान रखेंगे। और ये क्या करती है, प्रोवाइड्स आईटी रिलेटेड सर्विसेज टू आरबीआई और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब आप कहोगे सर फिर रिबिट क्या कर रहा है? दोनों में फर्क है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोसेस प्रोवाइड कर रहा है। वहां पर मेनली जो ध्यान है, वो जो स्कैम्स अपने देश में होते हैं उनका मेन फोकस उस पर है। और डेफिनेटली दोनों जो है ओवरलैपिंग काम कर रहे हैं, यानी ये भी कुछ काम वैसे करता है जैसे वो कुछ काम करता है, बिकॉज दोनों आरबीआई के ही कंट्रोल में आते हैं। ठीक है जी, समझ पाए बात को? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये इनकी साइट पे नहीं लिखा गया, तो जो इनकी साइट पे इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, वो ये है, क्योंकि मैं आरबीआई की ही या ऑफिशियल साइट से ही डेटा उठाता हूँ, तो वो जो इन्होंने लिखा है वो बता देता हूँ। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस, जो कि हेडक्वार्टर भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट जो शब्द है वो ये है, कॉर्पोरेट ऑफिस। ये है मुंबई में। और एक इनका अलग से है रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि है हैदराबाद में, तेलंगाना में। अरे नहीं नहीं यार, अभी तुम वहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस पढ़ते चलो। ठीक है बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो, रिलैक्स करो आप। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना आपको। मुझे बुरा नहीं लगता आसानी से, जब लगता है तो मैं बता देता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। ठीक है, फटाफट नोट करें। आप घबराए नहीं, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी सब चीजें सेकेंडरी। चले जी आगे। अब एक ऐसी चीज पढ़ाता हूँ जो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़े हैं तो पढ़ी होगी, वरना आपने जो बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह होती है उसमें आपने शायद ना पढ़ा हो। ये है RBIH। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो ही पता होगा, वरना नहीं पता होगा। इनोवेशन हब, ये इतना अपडेटेड है कि आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो आरबीआई की साइट के अलावा शायद ही कोई साइट ऐसी होगी जहां पर ये आपको लिखा दिखेगा। अगर आप सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई पढ़ने जाओगे तो मैक्सिमम साइट्स पे इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि अभी 24 मार्च 2022 में ही ये बनी है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कंटेंट कितना अपडेटेड है। अगर आप अपडेटेड पूछते हैं कंटेंट कितना है, तो आज सुबह 9 बजे तक का तो यही सिचुएशन थी। मतलब मैं अपनी तरफ से आज ही कंटेंट को सब वेरीफाई करके बैठा हूँ। आज सुबह 9 बजे मैंने सब कंटेंट को वेरीफाई करा है। ठीक है, अब शाम को कुछ बन गया हो तो एक अलग बात है, बट आज सुबह तक की तो यही स्थिति थी। 24 मार्च 2022 में ये बनी है, ध्यान रखेंगे। और इनिशियल कैपिटल जो इसमें इन्फ्यूज करी गई है
आरबीआई के द्वारा वो है 100 करोड़। ये डेटा काम का नहीं है, जिससे मैंने आप नोटिस किया तो मैंने बाकी किसी में भी ये सब नहीं लिखवाया है, बिकॉज एक करंट अफेयर से एसोसिएटेड सवाल बन सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है डेटा एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ। और ये जो है बेंगलुरु में इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो बेंगलुरु में ही हो गया इसका मेन ऑफिस, ध्यान रखेंगे। तो चेयरमैन और बता देते हैं जी, एस गोपाला कृष्णन, और सीईओ जो है ये है राजेश बंसल, और इनका काम है इनोवेशन एसोसिएटेड काम कराना। मैं लिख देता हूं, सेट अप टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट। इनिशियल कैपिटल का मतलब होता है जब कोई कंपनी बनती है तो उसे कुछ पैसा दिया जाता है काम करने के लिए, तो उसे 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनिशियल इसलिए बोला गया, कभी बार कंपनी अच्छे से काम करती है, एक्सपैंड करना चाहती है, तो उसे और पैसा दिया जाता है। तो इनिशियल कैपिटल जो इसमें इन्फ्यूज करी गई दैट इज 100 करोड़, बिकॉज ऑब्वियसली इनोवेशन के लिए पैसा चाहिए। सेटअप टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एन एनवायरमेंट that accelerates innovation across financial sector। फाइनेंशियल सेक्टर से एसोसिएटेड जो इनोवेशन है वो यहाँ पर हो, इसके लिए ही जो है इसे बनाया गया है। क्या यहाँ तक का बात समझ पाए? प्लीज इसे नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको पांचों सब्सिडरीज पढ़ा दी हैं आरबीआई की। ठीक है, आप मुझे रात को 10 बजे वाली क्लास में बताएं व्हाई एंड मतलब हाउ व्हाई, आप मुझे एक बार बताएं। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं सारी? यहाँ पर आपका ये वाला सेशन मैं कंक्लूड करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सेशन आपका 1 ही घंटे का है। ठीक है, फाइनेंशियल से पहले लिखा है अक्रॉस, मैं पढ़ देता हूँ आखिरी स्टेटमेंट, सेटअप टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एन एनवायरमेंट दैट एक्सेलरेट्स इनोवेशन अक्रॉस फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, इनोवेशन कहीं पर भी हो सकती है, साइंटिफिक रिसर्च में हो सकती है, फाइनेंस में हो सकती है, और 10 जगह हो सकती है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इनोवेशन को पुश देने के लिए इसे बनाया गया आरबीआईएच को। ठीक है, आरबीआईएच लिख के आ सकता है। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से तैयारी करें। अक्रॉस में डबल सी नहीं आता, एक बार बताएं अक्रॉस में डबल सी आता नहीं आता? मैं बस फ्लो में लिखता चलता हूँ, स्पेलिंग पे मैं इतना ध्यान नहीं देता। अक्रॉस में आना चाहिए मेरे हिसाब से, आएगा, आप एक बार चेक करना। ठीक है, चलिए, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। डाउट्स आपके लिए जाएंगे रात वाली क्लास में। ठीक है, जितने भी बच्चे डाउट्स भेज रहे हैं, अनमोल, अंकिता, दिशु, रोल नंबर, कई सारे डाउट्स हैं आपके, आप सभी के डाउट्स में रात वाली क्लास में लेने की कोशिश करूंगा, चिंता नहीं करें। ठीक है, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।